नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मेरे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने कई जगह काम किया है। हार्वर्ड से पढ़े हैं, राजस्थान से हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की है। सिक्किम में मुख्य सचिव थे, रिटायर हो चुके हैं। फार्मिंग में काफ़ी काम किया है। आज नवलगढ़ यानी डुंडलोद के डीपीएस स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट थे सर। मैं आपकी स्पीच सुन रहा था। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी स्पीच सुन रहा था। डीप सीक है, चैट जीपीटी है, काफ़ी चीज़ें से चैट जीपीटी आया तो लगता था कि कुछ अच्छा होगा, एआई में काम हो रहा है, लेकिन डीप सीक ने आते ही बंटाधार सा कर दिया, काफ़ी चीज़ें बदलाव कर दी। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम परिवर्तन को रेजिस्ट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। मुख्य बात यह है कि पेस ऑफ चेंज बहुत फास्ट है। आप देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। तो ये परिवर्तन तो आएगा, डिसरप्शन तो आएगा। सवाल ये है कि जब डिसरप्शन होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, हम कहाँ खड़े हैं। अब आप ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में 2-3 साल से चर्चाएं होना शुरू हुई हैं और इसने कई मामलों में जीवन को सुगम भी बनाया है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। मुख्य बात ये है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने इतना खर्चा करके ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी। चाइना ने उसका फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पर पैरेलल टेक्नोलॉजी या सुपीरियर टेक्नोलॉजी बना ली। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप ये देखिए कि जो अमेरिकन जो टेक कंपनीज थी, उनका वैल्यूएशन एक दिन में $700 बिलियन घट गया। $700 बिलियन कितना होता है? पाकिस्तान जैसे देश की मेरा ख्याल है जीडीपी 300, 350, 400 हाँ, बिलियन हो। इतनी है सर। तो दो पाकिस्तान या पाकिस्तान की 2 साल की जो जीडीपी है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन से ख़त्म हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल लेवल की जो राइवलरीज होंगी वो किस तरह की होंगी। लड़ाइयाँ सिर्फ सीमाओं पे नहीं लड़ी जाएंगी। और मेरा ख्याल है जो स्ट्रेटेजिक मैटर्स के जानकार हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे देश के लोग भी शायद इस तरह के जो फ्यूचर के जो वॉर्स होने वाले हैं उसके लिए उसी तरह से तैयारी करें। आप मेरी बात समझ गए? हाँ, आप सही करें। एजुकेशन जैसे कि अपन बात करते हैं सर कि टेक्नोलॉजी तो रहनी चाहिए लेकिन संस्कार साथ में रहने चाहिए। जैसे मेरा बेटा सर, मैंने पहले जिस स्कूल में उसे पढ़ा है ना, तो वो नमस्ते करने लग गया था। पहले पैर छूता था, नमस्ते करने लग गया। लेकिन जब दूसरे स्कूल में उसे मैंने देखा कि इस स्कूल के अंदर अच्छा सा वो मतलब परिवेश है जहाँ संस्कार सिखाते हैं, लेकिन सर संस्कार टूटते जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये भी एक दौर है, ये निकल जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम हमेशा ये मानते हैं कि नई पीढ़ी कुछ अच्छा नहीं कर रही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। मैं कई बार दिल्ली में मेट्रो में सफ़र कर लेता हूँ। मैंने देखा एक बच्चा बगल में बैठा था और वो बहुत सारे नोट्स और वो सारे देख रहा था। हिलती उल्टी मेट्रो में भी पढ़ रहा था वो। मुझे लगा ये गीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये गीक है, ये किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा होगा, कोचिंग से आ रहा होगा या जा रहा होगा, 24 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग सी महिला वहाँ आई। मुझे तो बच्चा खड़ा हो गया और खड़ा होकर उसने कुछ कहा नहीं, बस इशारा किया और खड़े होकर के नोट्स पढ़ने लगे। मूविंग ट्रेन में खड़े होकर नोट्स पढ़ने। तो संस्कार भी हैं अपनी जगह और उनका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा। तो ये चीज़ ऐसी है कि इनग्रेंड होती है साइकिल में। मुझे ये लगता है कि हमें इन चीज़ों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। संस्कार हमारे अपनी जगह बरकरार है। इंडियंस बाहर चले जाते हैं, इंडिया को नहीं भूलते, बल्कि मुझे लगता है कि जो बाहर चले गए वो लोग हमारे संस्कार को ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। हाँ सर, हमारे पर्व और त्योहारों को ज़्यादा प्योर फॉर्म में अमेरिका या जहाँ भी वो गए हैं ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चिंता बेमार है। लड़के तैयारी कर रहे हैं सर, आप तो सीनियर आईएएस हैं, लड़के तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ भी बहुत लोग थे जब 85, 86, 1985, 86 में आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, तो सब तो आईएएस में नहीं आए। लेकिन जो नहीं आए
बहुत लोगों ने हमारे से ज़्यादा अच्छा हासिल किया ज़िंदगी में। अगर मुझे आज मौका दिया जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीऊँ या उनकी ज़िंदगी को जीऊँ, तो मुझे लगता नहीं है कि वो किसी तरह से उन्होंने कोई कमी देखी है ज़िंदगी में या उनके ज़िंदगी के अच्छे अनुभव हमारे से कम रहे होंगे। दे हैव डन वेरी वेल। पचासों चीज़ें हैं जो बच्चे कर सकते हैं, ये बच्चों को सिखाई जाने वाली बात है। कहीं भी चले जाइए, अल्टीमेटली तो 100 में से 2, 4, 5 को ही सेलेक्ट होना है ना, बाकी बच्चों को तो कुछ न कुछ और करना ही करना है। तो ये थोड़ा सा माहौल बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपटीशन में 2-2, 3-3, 4 और जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में 8-8, 9-9 साल लगा देते हैं बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 साल दो, 2 साल दो, नहीं तो कुछ और करो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सर एक जैसे पॉलिटिकल कैटेगरी से एक छोटा सा क्वेश्चन, एज ए चीफ सेक्रेटरी जब आप एक उस कुर्सी पे आते हैं जहाँ पूरा एक स्टेट आपकी ओर देखता है, उस समय सर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स किस तरह काम करना होता होगा सर? ये मतलब दिमाग में चीज़ आती है कि देखिए हर नौकरी में एक चैलेंजेस होते हैं सर, लेकिन एक पूरे स्टेट का चीफ सेक्रेटरी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर? सो चैलेंजेस आते हैं, बड़ी ट्रिकी सिचुएशंस होती है। अल्टीमेटली मम किम कर्तव्य, उसमें आपको स्वयं डिसाइड करना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। और अमूमन मैंने ये देखा कि अगर आप सही सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत विरोध हो सकता है, दाएं बाएं चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अंततः बात मान ली जाए, बात मान ली जाए। ऐसा होता है। ब्यूरोक्रेसी की या पॉलिटिकल? नहीं, देखिए ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उसके बीच में आपको ब्रिज की तरह से काम करना है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी आपकी तरफ देखती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनका अपना एक एजेंडा होता है, चुन के आए हुए होते हैं, जनता को वादे किए हुए होते हैं और वो चाहते हैं चीज़ें उस तरह से हो। चुटकियाँ बजाते हो, चुटकियाँ बजाते चीज़ें हो नहीं सकती है। साधन नहीं होते हैं, आपको तौर तरीके ठीक इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये तो एक जो सामंजस्य है वो आपको बिठाना ही पड़ता है। और ज़्यादातर जो लोग इतने सालों के अनुभव के बाद जो वहाँ पहुँचते हैं, तो मुझे लगता है ये कला वो सीखते हैं।